शोभना जी, आपके संघर्ष के बारे में कई जगह पढ़ा है और जब मिले तो ये जानने की बहुत इच्छा हुई कि जिस तरह से आपने आरटीआई को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया है और दलित राइट्स को लेकर के बहुत काम करती हैं, संविधान के ऊपर बहुत उसके प्रचार प्रसार में लगी रही हैं, तो क्या अनुभव रहा है कि महिलाएं संविधान को लेकर और अपने राइट्स को लेकर के विशेषकर दलित आदिवासी परिवेश में ये कमी क्यों लगता है, और आपका अपना संघर्ष भी उसमें किस तरह से पर्सनल जो संघर्ष है वो कैसे अफेक्ट करता है, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया अगस्तीना जी आपका कि आपने मुझे सुनने का और आपने कोशिश की है कि कवर करने का, इसके लिए बहुत बहुत आपका अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मेरा नाम शोभना स्मृति है और मैं उत्तर प्रदेश की लखनऊ से हूँ रहने वाली। बेसिकली मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट में 2010 से जुड़ पाई और 2010 से मैं दलित मूवमेंट के साथ जुड़ी और जहाँ पर एक विंग था महिलाओं का जिसमें दलित महिलाएं ही थीं और कुछ आदिवासी महिलाएं थीं। तो जब उनके साथ एट्रोसिटी के मामले होते थे, उनके लाइवलीहुड के मामले होते थे, तो इसको हम लोगों ने धीरे धीरे रिसर्च बेस्ड काम करना शुरू किया, केस वर्क करना शुरू किया, एडवोकेसी करना शुरू किया। तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स आए हमारे पास, बहुत सारी एनालिसिस आई और कानून तो ऑलरेडी भारत में संविधान के द्वारा बने हुए कानून थे हमारे पास, स्पेशल एक्ट, SC/ST/PO एक्ट, अमेंडमेंट भी हुआ, IPC CRPC भी थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग काम कर रहे थे और एक भारत देश के अंदर जो है दलित महिलाओं की क्या परिस्थितियां हैं, आदिवासी महिलाओं की क्या स्थितियां हैं, उनको लेकर के लगातार काम कर रहे थे। तो काफ़ी सारी बहनें थी, अलग अलग प्रांत से थीं, अलग अलग राज्य से थीं, अलग अलग जिले से थीं, अलग अलग उनका भौगोलिक स्थिति, सामाजिक परिवेश, आर्थिक परिवेश, शैक्षिक परिवेश, उनके सब अलग अलग तरीके के थे। जिसमें जब केस वर्क का हम लोग काम कर रहे थे उस टाइम में सबसे ज़्यादा जो रेशियो निकल के आया था उसमें हमारे दलित और आदिवासी समुदाय की जो नाबालिग बच्चियाँ थीं, क्योंकि उनका एक सामाजिक परिवेश ऐसा रहा है कि हमेशा उनको संसाधनों से दूर रखा गया, संसाधनों का अभाव रहा। एक ऐसी जीवन शैली उनकी रही है कि संसाधनों के अभाव में अपने जीवन को बनाए रखना, रेगुलर का एक जीवन संघर्ष भरा रहता था, सुबह से लेकर शाम तक काम करना और फिर 2 जून की रोटी लेना। तो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे जो थे वो बहुत दूर थे और जिस पर हमने देखा कि सरकार जो कानून और नियमावली का कंप्लायंस करती है वो किस तरीके से करती है, उसमें कैसे गैप्स और कैसे मिसलेनियर छोड़े जाते हैं, वो साइड से निकलने वाला एक काम किया जाता था। तो बहुत सारा अनुभव ये अलग अलग लेवल का रहा है, जिसमें हमने जब केस वर्क का काम किया और जब हमने रिपोर्ट का एक एनालिसिस करने की बात की कि हम किन तथ्यों के आधार पर इन चीज़ों को लाएं, इनका संकलन हम कैसे कर पाएंगे जिसको एक हम विस्तृत रूप से और लोगों तक पहुंचा सके। तो हम लोगों ने आरटीआई एक्ट के तमाम सारे अलग अलग वरिष्ठ लोग थे जिनके साथ डिस्कशन किया, अलग अलग मंच और फोरमों के साथ अलग अलग लोगों के साथ काम किया इस पर। उत्तर प्रदेश में मैंने कई सारे मुद्दों पर मैंने काम किया। एक बार मैंने जब SC/ST/PO एक्ट का जब स्टेट डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी का गठन नहीं हुआ था तब मैंने स्टेट लेवल पर जाकर एडवोकेसी की, तो जाकर के जो है SC/ST विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी का निर्माण और गठन शुरू हुआ। वहाँ पर मैंने RTI लगाई थी। तो उत्तर प्रदेश का पूरा जो रिकॉर्ड निकल कर आया था कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद भी मात्र जो है 12 से 14 जिलों में सिर्फ उन समितियों का गठन हुआ था। तो एट लास्ट वो समितियां भी बनाई सरकार ने और अधिकारियों ने बनाई विभागों में, लेकिन उसके बाद फिर जब हमने RTI पर काम किया तो ये हमने देखा कि पॉक्सो एक्ट के जो केसेस थे उनको लेकर के हमने उत्तर प्रदेश में RTI लगा करके पुलिस विभाग के साथ हमने काम किया और पुलिस के द्वारा जो NCR का जो डाटा था और जो पुलिस का डाटा था और उसके अलावा जो हमारे जैसे तमाम सारी हमारे बहनें जो काम कर रही थी केस वर्क पर, उनके जो आकलन निकल करके आया, डाटा निकल करके आया, वो बहुत ही मतलब चिंतित करने वाला था और बहुत ही अपने आप में भी हमको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा था। तो इस पर हमने कई सारी हमारी वरिष्ठ बहनें थीं जिनके साथ हमने बात की, वो चाहे आशा कोताल रही हों, चाहे वो भारत में हमारी मंजुला प्रदीप हों, चाहे वो रुथ मनोरमा जी हों, जितने भी दलित मूवमेंट के अलग अलग राज्यों से बहनें रही हैं उनके साथ हमेशा निगोशिएट होता था, प्लानिंग होता था कैसे ये बात हमारी कहाँ तक जा सके। हमने CEDAW के साथ काम किया, हमने अमेरिकन बार एसोसिएशन के साथ काम किया, उनके ट्रेनिंग्स प्रोग्राम वगैरह अटेंड करके लीगल पर्सपेक्टिव पर एक्सपर्टीज बनाई हमने एक एक्टिविस्ट होने के नाते कि कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। SC/ST/PO एक्ट में उत्तर प्रदेश में किसी भी ज़िले में जो है आज तक SPP अभी नहीं नियुक्त हुए हैं।
एक मैं ऐसी महिला हूँ स्पेशल, मैंने जो अपने काम के दौरान किया तो मैंने 7 SPP अप्लाई किए और 7 SPP में मेरे 4 SPPओं का नियुक्ति हुआ, जिनके लिए मैंने शासन तक अप्रोच कराई। और जहाँ पर मैंने जिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जौनपुर में मैंने एक्सपेरिमेंट इसका किया, वहाँ पर कभी भी कानून की समीक्षा बैठक किसी DM ने की ही नहीं थी, जितने DM उस समय तक आए हुए थे। रातों रात कानून की समीक्षा बैठक किए और दूसरे दिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, आदेश दिया कि अगर आप लोग काम सही तरीके से नहीं करोगे, जो सरकारी वकील वहाँ नियुक्त थे उनको सीधे कहा कि मैं सीधे शासन को लिख करके भेज दूंगा और मेरी उसमें कोई जिम्मेदारी और मेरी तरफ से हिलाहवाली नहीं होगी। एट लास्ट मुझे उस SPP नियुक्ति के लिए मुझे हाई कोर्ट भी जाना पड़ा, हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेके आना पड़ा, तब जाकर के वो 4 SPP वहाँ पर नियुक्त हुए हैं। और वो कोर्ट्स में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, तो एक बाहरी वातावरण और वास्तविक संरचना क्या होती है, वास्तविक स्वरूप क्या होता है घटनाक्रम का, और फिर वो कैसे कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग चलेगी, उस पर वो सब बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो एक अचीवमेंट वो बहुत सुनहरा कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी एक लर्निंग रही। उसके अनुसार इस यात्रा में अलग अलग मोमेंट, मनीषा का केस रहा, चाहे वो हाथरस का केस हो, चाहे वो बलरामपुर का केस हो, चाहे वो गोरखपुर का केस हो, चाहे वो बदायूं का केस हो, चाहे वो उन्नाव का केस हो। उत्तर प्रदेश में इतनी बेबस जो घटनाएं होती चली आ रही हैं लगातार, तो इसको हम बिल्कुल बेशक कह सकते हैं कि टोटली सभी सरकारों का ये फेल्योर रहा है, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश होती है इस पॉलिटिक्स के पीछे, कि किसी भी कानून को और किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए पॉलिटिशियन लोग किस तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अपनी पूरी बल का प्रयोग करते हैं कि जिससे जो आम जनता कहा जाए या वंचित तबके की हाशिए की महिलाएं कही जाएं, वो उन न्याय की जो मुख्य धारा है उससे जुड़ना तो दूर, और हम किस न्याय की बात करते हैं, किस न्याय के लिए सोचते हैं। तो ऑलरेडी ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी कानून बनते हैं, जो भी नियम बनते हैं, उनकी एक वास्तविक जागरूकता उस व्यक्ति तक जाए जिसकी उसे जरूरत है। और भारत देश में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति, हर नागरिक, उसके सभी के संवैधानिक फंडामेंटल राइट्स हैं जो संविधान में लिखा हुआ है। संविधान का जो प्रियम्बल है वो साफ कहता है कि हम भारत के लोग, तो जो भारत देश के अंदर व्यवस्था को चलाया जा रहा है, लोग इस मंशा के साथ चला रहे हैं कि हम ही हैं, जो भी हैं हम ही हैं, और हम अपने मन मुताबिक चीज़ों को थोपने का काम कर रहे हैं। तो व्यवस्थाएं ऐसे चलाई जा रही हैं। सवाल न्याय प्रणाली पर भी उठाना नहीं है, लेकिन एक निवेदन के साथ कहना यह है कि न्याय व्यवस्था को भी निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए। वहाँ पर जाति, धर्म, लिंग भेद के अनुसार किसी भी केस में जो है अप्रत्यक्ष तरीके का जो है व्यवहार नहीं अपनाया जाना चाहिए। संवैधानिक दायरे में रहकर कानून का निष्पक्षता के साथ प्रतिपालन किया जाना चाहिए, जिससे तमाम सारी हमारी बेटियों का एक अच्छा उनके साथ न्याय हो सके। और उनके लिए ये गवर्नमेंट्स की अकाउंटेबिलिटी है, वो चाहे राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, वो जो भी स्कीम्स बनाई हुई है, जो भी योजनाएं बनी है, स्किल डेवलपमेंट्स के जो प्रोग्राम हो रहे हैं, अभी तक कोई भी गवर्नमेंट्स, मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का एक स्पेसिफिक कोई ऐसा हब सेंटर बनाए कि जिसके द्वारा उनको एक स्पेशल रिहैबिलिटेशन, उनका एक काउंसलिंग, उसका मेंटल हेल्थ, उसका रिहैबिलिटेशन और उसकी पूरी ओवरऑल फैमिली का प्रोटेक्शन, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत में जन्म लेने वाले एक व्यक्ति को जन्म से ही उसके मूलभूत अधिकार सुनिश्चित होने चाहिए, वो कभी नहीं हो पाते। और पूरे भारत देश में जो जाति असमानता है जाति के आधार पर, इन जाति के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर, कास्ट और क्लास जेंडर को देखते हुए ये जो पूरा एक नाटक किया गया है, इस नाटक को चलाने में पूरी उसी सोच के लोग बैठे हैं, उसमें महिलाएं भी उसी सोच से हैं और उसी सोच से पुरुष भी शामिल हैं। तो बेशक ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि हम जिस परिवेश से आते हैं या जिस परिवेश से हमारी और भी बहनें निकल करके आती हैं, जो जूझ रही हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो अगर शायद भारत देश का संविधान न होता, भारत देश के संविधान को लिखने वाले दूरगामी सोच रखने वाले डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग, तमाम सारी ड्राफ्टिंग मेंबर के जो कमेटी के मेंबर्स थे, जिसमें हमारे अलग अलग भौगोलिक पर्यावरण से निकल करके आए लोग, प्रांतीय विभाजन था उनका, अलग अलग शैली के लोग थे, तो सभी का जो एक संयुक्त जो एक कंक्लूड होकर के एक ये किताब आया, जो संविधान का एक बहुत बड़ा पुस्तक है हर व्यक्ति के व्यक्तित्व और एक पूरे जीवन को गरिमा में जीने का जो एक किताब है ना, संवैधानिक किताब है, इसका उपयोग करना लोगों की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है
और उतनी ही जिम्मेदारी उसको कंप्लायंस कराने वाले लोगों की भी है। वो लोग चाहे न्यायपालिका में से जुड़े लोग हों, चाहे वो पुलिस प्रशासन से जुड़े लोग हों, चाहे वो कोई एक नागर समाज यानी बौद्धिक समाज के लोग हों, वो महिलाएं हों, वो पुरुष हों, किसी भी लेवल पर हों, अगर इस तरीके से काम लोगों ने किया होता तो शायद जो उस टाइम में भारत की दशा और दिशा थी वो कहीं न कहीं एक बदलाव के रूप में दिखती। सिर्फ सो कॉल्ड कहने की बातें हैं। और भारत देश अगर देखा जाए तो आज भी हमारी दलित और आदिवासी बच्चियां शिक्षा से, स्वास्थ्य से, स्किल से, रोजगार से, उनको अवसरों से वंचित रखा जाना, ये भारत देश जो है पूरा एक पैट्रियार्कल सोच वाली एक जो मानसिकता के साथ भारत देश में काम किया जा रहा है, ये पूरी तरीके से आच्छादित करता है। हर वो दलित महिला, हर वो मुस्लिम महिला, हर वो आदिवासी महिला व बच्ची का पूरा जीवन जो है क्षतिग्रस्त करता है। मैं नकारात्मकता के तौर पर नहीं कह रही हूँ, मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन धरातल का सच यही है। तो शायद ये कह पाना भी मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, कहने में कोई गुरेज नहीं लगता है कि जब भारत देश के अंदर लिखित संविधान है तो ये जिम्मेदारी इकाइयाँ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करती क्यों नहीं है। वहाँ पर फिर अपनापन और अपने जाति समीकरण, क्योंकि वो एक अलग तरीके की पूरी सियासत है और सभी चीज़ों का जो पूरा एक निचोड़ निकल करके आता है, हर चीज़ की लड़ाई और हर चीज़ के संघर्ष में अगर आच्छादित होती है तो वो आदिवासी और दलित महिला ही होती है और माइनॉरिटी की महिलाएं ही होती हैं। तो वो कोई भी मुद्दा हम उठा करके देखें, चाहे उनका एजुकेशन का देखें, चाहे स्वास्थ्य का देखें, रोजगार का देखें, अच्छी उनके हायर एजुकेशन में जाने का देखें, उनको बाहर पढ़ने का देखें, कहीं पर भी किसी लेवल पर हम देखें तो एक छोटा सा उदाहरण भी मैं बताना चाहूँगी आपको कि एक बार मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगी आपको। मैं राजस्थान राज्य में भारत देश का जो एक सबसे ज़्यादा एक डोमिनेटेड राज्य कहा गया है, इसको हमने एक बार एनालिसिस करने की कोशिश की, जहाँ पर तमाम सारे हमारे संघर्षशील साथी भी हैं, बहनें भी हैं जो काम कर रही लंबे समय से, जहाँ पे भौरी बाई जैसी बहनें हैं जिनके साथ खुद जो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और उनके साथ एक कार्य के स्थल मतलब ऑफिस टाइम के दौरान उनके साथ जो है लैंगिक हिंसा हुई। तो ऐसी बहनों के संघर्षों को हम देखते हैं, विशाखा जैसी गाइडलाइन आई, तमाम सारे कानून बने, तो अभी भी क्यों जस्टिस नहीं मिल पाता है। तो ये देखने में लगता है कि ये दो लेयर पर खामियां दिखती हैं। एक तो आम जनमानस जो है, आम जनता है, उसके पास वो वास्तविक जानकारी, संवैधानिक जानकारी, कानूनी जानकारी, उसकी प्रक्रिया, उसकी शैली क्या होगी, उसको पहुंचाया नहीं जाता है। बाकी चीज़ों का सारा एक धार्मिकता का एक जामा पहना करके, अलग अलग परिदृश्य में उसको सांस्कृतिक एक आयोजन दे करके उस तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मेरा मानना है कि हाशिए पर बैठा समाज, वंचित तबका, और अगर उनकी बच्चियों के लिए आपके पास अच्छे सेंटर्स नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, आप सभी को एक साथ कैसे मिक्स कर सकते हो। जिसके पास रहने की छत नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं है जो एक तिनका अनाज पैदा करके खा सके, एक मजदूर जो सुबह से लेकर शाम तक खटता है, वो अपने बच्चे की शिक्षा कैसे करेगा। शिक्षा की क्या दशा है वो हर कोई देख रहा है। भारत देश में शिक्षा अभी जो है वो सबसे ज़्यादा बहुत ही कठिन एक उसकी प्रक्रिया होती जा रही है। हम दलितवासी, हमारे जो दलित आदिवासी बच्चे और बच्चियां हैं, इनको हम उससे जोड़ पाना बहुत ही संघर्षपूर्ण समझ रहे हैं। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। राजस्थान में हमने कई सारे आवासीय जो विद्यालय थे, वहाँ पर कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने भी उसको स्टैंड लिया, जोड़ा अपने साथ, तो काफ़ी अच्छा एक रिजल्ट दिखा। लेकिन एक आउटकम वहाँ पर जो जुड़ पाया वो एक पंचायती राज के साथ, वहाँ पर नई नई लड़कियाँ एक उस सेक्टर में आई निकल करके। लेकिन एक ये भी देखना पड़ेगा हमें कि हमारा रेशियो कितना है। तो हम उस रेशियो को तुलनात्मक अगर देखें तो अभी भी हमारी आदिवासी और दलित बच्चियाँ बहुत पीछे हैं, बिल्कुल एक नगण्यता के स्थान पर हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को, सामाजिक संस्थाओं को और आम जनता को और जितने भी बौद्धिक लोग हैं समाज में निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं, समाज के प्रति शुभचिंतक हैं, संवेदित हैं, उनको भी अपने स्तर से, अपनी कौशल और क्षमता के अनुसार उन चीज़ों को उन तक पहुंचाना चाहिए, ताकि लोग संविधान को जान करके जब तक अपने अंदर उसको जीना नहीं शुरू करेंगे तब तक बहुत असंभव चीज़ें लग रही हैं। और जिस दिन हर भारत का नागरिक जीना शुरू करेगा उस दिन एक अलग रूप में भारत का एक परिदृश्य होगा और एक अलग ही चित्र होगा। जय भीम, जय संविधान।
आपने बहुत ही संक्षेप में बहुत अच्छा मतलब बैकग्राउंड दे दिया कि अभी भी क्या चल रहा है और क्या वास्तविकता है। तो शोभना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे बात करने के लिए। और ये 3 दिन में आप सबको सुनना एक अलग अनुभव है, और जिस तरह से आप सबके साथ मिलकर काम कर रही हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं कि जिस आशा के साथ में अभी झारखंड में नई सरकार बनी है, जिस तरह से आप वहाँ आने वाली हैं, तो आपका वेलकम है। हम कुछ महिलाएं आप लोगों के साथ जुड़ेंगे और ज़रूर साथ में काम करेंगे। बिल्कुल, हम भारत के किसी भी कोने में ये हमें संवैधानिक आज़ादी मिली है कि हम भारत के किसी कोने में भी जा कर के हम अपने समाज के साथ और भी लोगों के साथ जुड़ कर के जो एक संविधान को समझने वाले लोग हैं, जीने वाले लोग हैं, उनके साथ हम बिल्कुल मिलकर साथ चलेंगे। जय संविधान, जिंदाबाद। थैंक यू।